2024 से कई रंगीन यादें दी हैं, कई सुनहरी यादें दी हैं, लेकिन उनके साथ कई गमगीन शाम भी दिए हैं और कई ऐसी हस्तियों ने हमें अलविदा कह दिया जिनका महत्व भारत में लोगों के दिलों पर बहुत ज़्यादा था और लोगों के दिलों पर वो राज करते थे। जिन शख्सियतों को हमने खोया उनमें सबसे अहम नाम, या हम कहें अहम नाम ऐसा जो लोगों के दिलों पर राज करते थे। हालांकि वो उद्योगपति थे और हम सभी जानते हैं कि उद्योग का जो मकसद है वो सिर्फ ये होता है कि मुनाफा कैसे कमाया जाए, लेकिन इस देश के उद्योगों का चरित्र जो व्यक्ति डिफाइन करता था वो थे रतन टाटा। रतन टाटा का हम सबको छोड़ के जाना 24 की उन गमगीन शामों में है। उस शाम को हम किस तरह से डिफाइन करें ये बताना मुश्किल है। सभी कहते हैं कि पूंजी का खेल है उद्योग, सभी कहते हैं कि श्रम का खेल है उद्योग, लेकिन रतन टाटा ने बताया कि मानवीय नज़रिया का भी एक अहम रोल है उद्योग में, और इसलिए रतन टाटा इस देश के राष्ट्रीय चरित्र थे यहाँ के उद्योगों के। हम खुशनसीब हैं कि हम जहाँ पर ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इससे कुछ दूरी पर जमशेदपुर है। जमशेदपुर उनकी कार्यप्रणाली का अपने आप में एक उदाहरण है। वहाँ के कामगारों के लिए वहाँ के कामगारों के लिए जो सहूलियतें उन्होंने दी, वहाँ के कामगारों के लिए जो एफर्ट्स उन्होंने किए, और आसपास की पूरी आबादी कैसे उससे लाभान्वित हो, इसका पूरा उन्होंने प्रयास किया। जमशेदपुर जो लौह नगरी कहलाती है, जो मिनी इंडिया कहलाती है, उसका पूरा श्रेय जाता है इसी टाटा परिवार को, और ख़ास लगाव रतन टाटा का भी ख़ास लगाव रहा झारखंड के इस शहर से, और उनका जाना जमशेदपुर वासी के साथ ही पूरा झारखंड भूल नहीं पाएगा उनके योगदान को, जिसकी वजह से आज जमशेदपुर है, जिसकी वजह से आज जमशेदपुर मिनी इंडिया है। आप जमशेदपुर जब इन करेंगे, जो कंपनी एरिया है, आपको ये पता चल जाएगा, फ़र्क पता चल जाएगा कि यहाँ पर इस टाटा कंपनी ने क्या किया है, रतन टाटा ने क्या किया है, उनके पूर्वजों ने क्या किया है। तो उनका जाना वाकई एक बड़ी क्षति रही इस साल की, और पूरे देश के साथ झारखंड इस कमी को महसूस कर रहा है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि वो लौह उद्योग से जुड़े हुए थे, लेकिन उनके अंदर वो लौह उद्योग ऐसा था जिसमें धड़कन दिलों की महसूस की जा सकती थी। वो आम आदमी के बारे में कैसा सोचते थे और कितना सोचते थे, इसको अगर आप समझना चाहें तो नैनो प्रोजेक्ट के बारे में आप एक बार सोच लीजिए। वो चाहते थे कि हर भारतीय के पास कार हो, और ऐसा उन्होंने तब देखा था जब उन्होंने देखा कि एक स्कूटर पे एक पूरा परिवार ट्रेवल कर रहा है, जो कि यहाँ पर बहुत आम है देखना। तो उसको देखने के बाद उन्होंने एक नैनो कार की परिकल्पना की थी। आज नैनो कार को लेकर कहीं विरोध भी हुआ, हम सब जानते हैं, और नैनो कार पता नहीं कितना सफल हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये सोच बहुत अच्छी थी कि छोटी सी गाड़ी कम बजट में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जिसमें 4 लोगों का जो परिवार होता है, वो पूरा एक साथ कहीं सफ़र करे, एक आरामदायक सफ़र करे। बिल्कुल, और एक परिवार के बारे में सोचने वाला और समस्त उद्योग को एक परिवार में समेटने वाला व्यक्ति खुद के लिए क्या परिवार बना पाया, ये एक इश्यू ज़रूर है। खुद जो उनकी सादगी भरी जिंदगी थी वो उसके सभी उदाहरण देते हैं। बहुत सिंपल से एक फ्लैट में रहना, बहुत सिंपल गाड़ी में खुद ट्रैवल करना, दान बहुत ज़्यादा करना, अपने लिए कोई लग्जरियस लाइफ का चुनाव नहीं करना, ये उनकी एक खासियत थी। और देखिए, वो भारतीय उद्योगपति थे, लेकिन जहाँ भी उन्होंने अपने उद्योग को भारतीय उद्योगपति के रूप में प्रेजेंट किया, वहाँ उन्होंने पूरी कोशिश की कि भारतीयता का स्वाभिमान बना रहे, भारतीय स्वाभिमान उसमें बरकरार रहे, और इसलिए हम सब के लिए वो आदरणीय थे। उद्योगपति कई हुए, कई और होंगे, लेकिन वैसे इतने नर्म दिल वाले, इतने सॉफ्ट हृदय वाले, और इतना सोचने वाले, इतने दूर तक सोचने वाले लोग शायद ही फिर कभी मिले, और इसलिए हम उन्हें इस कार्यक्रम के जरिए श्रद्धांजलि देते हैं।
जब लोग 2024 को विदा करने की तैयारी कर रहे थे और 2025 के जश्न की तैयारियां चल रही थी, उन सब के बीच एक शाम या यूं कहें एक रात ऐसी खबर आई जिसने लोगों को गमगीन कर दिया, और ये खबर थी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जाना। उनके जाने से देश स्तब्ध रहा, क्योंकि उनके योगदान को लोग अभी भी भुला नहीं पाते हैं। एक ऐसी शख्सियत जो 2 बार तो देश के प्रधानमंत्री रहे, इसके अलावा उदारीकरण के लिए उनका नाम हमेशा सुर्खियों में रहेगा। मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री जब बने, उससे पहले उनकी भूमिका ज़्यादा बड़ी नज़र आती है। वो जब वित्त मंत्री थे नरसिम्हा राव की सरकार में, तो उन्होंने देश के लिए एक नया आर्थिक रास्ता चुना। वो आर्थिक रास्ता चुनना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आप उस समय के दृश्य की कल्पना करें, देश में हम कह सकते हैं दिवालियापन के बहुत करीब हम पहुंच रहे थे। हमारे पास फॉरेन रिजर्व बहुत कम बच गया था, और ऐसा लगने लगा था कि हमारा जो सिंपल जो डे टू डे बिजनेस है वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगा। ऐसे में वित्त मंत्री बने मनमोहन सिंह। हम जब ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के रूप में बड़ी भूमिका में हैं और प्रधानमंत्री के रूप में जब हम ये बात कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के रूप में ख़राब थे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वित्त मंत्री के रूप में उनके सामने चुनौती ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि उस वक्त देश की आर्थिक स्थिति को संभालना बहुत ज़रूरी था। हम सबको पता है कि उससे पहले तक समाजवाद का एक फैसिनेशन था। समाजवाद या सोशलिज्म की तरफ सारे देशों का एक झुकाव था। हमारे भी संविधान में समाजवाद जोड़ा गया था। ये तमाम तरह की बात है, लेकिन अब उस लाइन पर चलते हुए हम एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां से आर्थिक रूप से स्वावलंबन का कोई दूर दूर तक रास्ता नहीं दिख रहा था। तो ऐसे में एक विपरीत धारा में बहने की ज़रूरत थी। आर्थिक रूप से देश को कहीं ले जाने की ज़रूरत थी जहां से वो सुरक्षित महसूस करे, और उन्होंने उस वक्त उदारीकरण का फैसला लिया। अब अगर हम ये कहें कि ये यहाँ की राजनीतिक सोच की विपरीत थी, तो हो सकता है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इस तरह की सोच रशिया में भी डेवलप हुई। जब गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्राइका को सामने रखा, वो भी उसी तरह की थी, और लगभग सभी देशों ने नियो सोशलिज्म को अपना लिया है अब, जिसमें उद्योग भी है, पनपता है, वहाँ भी संरक्षण है, और साथ ही लोगों की जो वेलफेयर की बातें होती हैं वो भी है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला था उस वक्त नरसिम्हा राव की सरकार में कि देश उदारीकरण की ओर चलेगा। उदारीकरण यानी हम धीरे धीरे पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे थे, समाजवाद की दिशा कहीं पीछे छूट रही थी। तो ये इसका एक विरोध होना था, इससे परेशानियां खड़ी होनी थी। ये राजनीतिक रूप से एक बड़ा फैसला था। इन सब को करने के लिए गट्स चाहिए था, जो उस वक्त मनमोहन सिंह ने कर दिखाया। कई बार ऐसा होता है कि आप जो कहते हैं उससे ज़्यादा बड़ा आपका करना हो जाता है। तो ये वो काम था जिसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने जो कह दिया वही, जो कर दिया वही बहुत बड़ा हो गया था। बाद में वो प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल, और शायद उनके नाम ही ये रिकॉर्ड रहा हो जब वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे, 2 बार प्रधानमंत्री भी रहे, और एक ऐसी शख्सियत जो एक बेहतरीन अर्थशास्त्री के रूप में उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। एक बेहतरीन शासक के रूप में तो याद रखा ही जाएगा, लेकिन अर्थशास्त्री के तौर पर जैसा भी अंग्रेजी ने बताया कि उनकी भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, और उनके बताए रास्ते पर सरकारें आईं और कई सरकारें चल रही हैं, और धीरे धीरे हम आज एक आर्थिक शक्ति के रूप में पहुंच चुके हैं। हम अब एम कर रहे हैं कि हम तीसरी पोजीशन पे पहुंचेंगे, या हम विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा दिखता है आर्थिक रूप से। उसकी नींव इन्होंने ही रखी, उसकी नींव कहीं दिखती है, वहीं पे दिखती है। और मैंने कहा कि उनके विरोधियों के जो वैचारिक धरातल की बात थी वो अपने अंदर वो लेकर आए, और उन्होंने इसको खुलकर सामने रखा, और ये एक बड़ी बात है। उनके चुप रहने को लेकर बहुत चर्चा होती है कि वो चुप रहे, और कई तरह की बातें हैं उससे जुड़ी हुई। राजनीतिक रूप से वो कितना चुप रहे, कितना बोले, वो तो अपने मायने रखते हैं, लेकिन पार्लियामेंट तब इतना स्वस्थ होता था
कि सुषमा स्वराज ने एक बार जब बहुत अच्छा भाषण दिया था जो कि उनके विरोध में था, और तब भी उन्होंने कहा था कि 2 लाइनें कही थी कि माना तुम्हारी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरा हौसला तो देख, मेरा इंतज़ार देख। तो चलिए इसी के साथ उन्हें श्रद्धांजलि न्यूज़ बाइस्कोप की तरफ से हम दे देते हैं। बिल्कुल, एक ऐसे शख्सियत को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा इस नए राष्ट्र के निर्माण के करने के रूप में, निर्माणकर्ता के रूप में, जो आगे चलकर निश्चित रूप से विकसित भारत का निर्माण करेगा, जो आगे चलकर, हालांकि पड़ाव दर पड़ाव सबकी अपनी भूमिका होती है, होगी भी, लेकिन अंतिम लक्ष्य जो हमारा है कि हम विकसित देश बनेंगे, आर्थिक रूप से नंबर 1 देश बनेंगे, या हम टॉप 3 में जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। ये तमाम बातें तभी हो पाई हैं जब हम एक बार पॉलिटिकल स्टेप ले चुके हैं, हम उदारीकरण की तरफ बढ़ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं उन शामों की जिन शामों ने हमें उदास किया। उन्हीं में से एक शाम उदासी लेकर आई, और ये उदासी थी एक ऐसी आवाज़ का बंद हो जाना, एक ऐसी आवाज़ का रुक जाना जिसकी पहचान छठ गीतों से थी, जिसकी पहचान छठ पर्व से थी। छठ या शारदा सिन्हा मानो एक दूसरे के पर्याय बन गए थे, और नियति देखिए कि शारदा सिन्हा का जाना भी उसी दिन हुआ जब छठ महापर्व चल रहा था और हर घर में उनकी आवाज़ गूंज रही थी। इस बार की जो छठ संध्या थी, जिसमें संध्या अर्घ होता है, शायद ही कोई दिल ऐसा ना रहा हो जो छठ पर्व को मनाता है, वो भी जिससे ये ना महसूस हुआ हो कि इसके जीवन के किसी हिस्से में खालीपन आ गया। क्योंकि वो आवाज़ ही ऐसी थी शारदा सिन्हा की, जो न सिर्फ छठ गीतों के बल्कि फोक गायकी के लिए अपने आप में एक मिसाल थी। उन्होंने बिहार की, और हम सिर्फ बिहार जब कहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उन्हें बांध रहे हैं किसी परिधि में, किसी ये में, छोटे से दायरे में, लेकिन ऐसा था नहीं। उनकी आवाज़ें दूर दूर तक पहुंची और उसी फीलिंग्स के साथ उन्हें एक्सेप्ट किया गया जैसे कि बिहार के लोगों ने एक्सेप्ट किया। भाषा अपनी जगह पे थी। देखिए, भाषा और संगीत के साथ एक ख़ास बात होती है कि भाषा की एक सीमा होती है, लेकिन संगीत की कोई सीमा नहीं होती। तो शारदा सिन्हा उन शख्सियतों में थी जिनकी अपनी कोई सीमा नहीं थी, उनकी आवाज़ की कोई सीमा नहीं थी, और इसलिए शारदा सिन्हा का जाना कहीं ना कहीं एक खालीपन छोड़ जाता है। सिर्फ छठ गीतों की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छठ गीतों के अलावा उन्होंने शंकर जी पर बहुत सारी भक्ति गीतों को उन्होंने इसमें समाहित किया, और अंतिम दिनों तक, अंतिम समय तो खैर हॉस्पिटल में कुछ दिनों से वो बीमार थी, लेकिन जितनी दूर तक हो सका उन्होंने संगीत को अपनी सेवाएं दी, और यही कारण है कि लोगों ने उनकी कमी को बहुत शिद्दत से महसूस किया। शारदा सिन्हा पर के जाने पर आमतौर पर जब क्षत्रियता की बात होती है तो लगता है कि क्षत्रिय लोगों तक ही ये प्रभाव सीमित रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर भारतीय ने उनकी कमी महसूस की, और मुझे लगता है कि बिहार की लता मंगेशकर जैसे चली गई बिहार के लिए। और सिर्फ बिहार ही नहीं, उनकी आवाज़ विदेशों में भी, भले ही कई गाने उन्होंने गाए हैं, लेकिन छठ महापर्व जब आता है तो लोग उनके गानों को विदेशों तक में सुनते हैं, और उनके गीतों के बिना लगता है ये महापर्व संपन्न नहीं होगा। बिल्कुल, और उन्होंने गीत भी ऐसे ऐसे गाए हैं जो बिल्कुल फोक थे, जो आमतौर पर प्रचलन में चलने वाले गीत थे, जिनके रचयिता का कुछ पता नहीं, लेकिन उन्होंने फोक में से वो गीत उठाए और उसको गाया, और उन गीतों के जरिए लोगों को एक सूत्र में पिरो दिया। और छठ, जब कभी भी छठी मैया का पर्व मनाया जाएगा तब हर बार शारदा जी याद आएंगी, और ये मौका है कि हम बता सकें कि हम सब उन्हें शारदा दी कहते थे, शारदा दीदी कहते थे, और उसी तरह से वो भ्रातृवत प्रेम दिया करती थी। जब भी उनसे बात होती थी तो हम सब की भावभीनी श्रद्धांजलि शारदा दी। भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा
सबके साथ है और हमेशा उनकी आवाज़ गूंजती रहेगी। तो न्यूज़ बाइस्कोप की तरफ से उन्हें भी भावभीनी श्रद्धांजलि।